दुनिया में पहले राजाओं का राज था, फिर आए पूंजीपति, और जब उनका शोषण हद से बढ़ गया तो कम्युनिज्म की क्रांति हुई। लेकिन उस क्रांति के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, अब देश कैसे चलेगा? तो इन्हीं सवालों के बीच एक नए विचार ने जन्म लिया, जिसका नाम था समाजवाद। ये वो विचार था जो पूंजीवाद और कम्युनिज्म के बीच एक संतुलन, एक बीच का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। तो चलिए आज इसी विचार की कहानी को समझते हैं। तो देखिए, कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ी। सदियों तक राजाओं ने शासन किया, फिर उनकी जगह ली पूंजीपतियों ने, जिनके हाथ में उत्पादन के सारे साधन थे, मतलब सारी फैक्ट्रियां और जमीनें। लेकिन मुनाफे की इस अंधी दौड़ में मजदूरों का शोषण तेजी से बढ़ने लगा, और इसी शोषण से पैदा हुआ कम्युनिज्म का क्रांतिकारी विचार। पर जब विद्रोह हुआ और सत्ता छीन ली गई, तब सबसे बड़ा और मुश्किल सवाल सामने आया, अब आगे क्या? देश को चलाएगा कौन? और बस इसी मोड़ पर एक नए रास्ते की तलाश शुरू हुई। इसी विचार को समाजवाद कहा गया। पर असल में इसका मतलब क्या है? ये है क्या? तो चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि समाजवाद का असल मतलब क्या है और इसकी बुनियाद में कौन सी सोच काम करती है। ये लाइन तो हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही होगी, संघर्ष ही जीवन है। सुनने में ये बहुत मोटिवेशनल लगती है ना? पर असल में ये सोच पूंजीवादी समाज की नींव है, जहां हर किसी को एक दूसरे से लड़कर कंपटीशन करके आगे बढ़ना है। ये एक व्यक्तिगत लड़ाई का आइडिया है। लेकिन समाजवाद ठीक इसी विचार को पलट देता है। समाजवाद कहता है कि इंसान अकेले नहीं जीता, वो समाज में सबके साथ मिलकर काम करता है और आगे बढ़ता है। इसलिए समाजवाद के लिए संघर्ष नहीं, बल्कि सहयोग ही जीवन है। तो अगर इसे ठीक से डिफाइन करें तो समाजवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि देश की संपत्ति और संसाधन किसी एक इंसान के नहीं, बल्कि पूरे समाज के होने चाहिए। मतलब जो भी चीज लोग मिलकर बनाते हैं वो एक सामाजिक उत्पाद है, इसलिए जो भी इसमें अपना योगदान देता है वो उसके हिस्से का हकदार है। अच्छा, ये तो हुई थ्योरी की बात, पर क्या ये विचार कभी असलियत में भी लागू हुआ? हाँ, इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, 1871 के पेरिस कम्यून तक। ये प्रयोग भले ही सिर्फ 72 दिनों तक चला, लेकिन आज भी इसे एक आदर्श समाजवादी समाज का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। उस छोटे से दौर में वहां कई क्रांतिकारी फैसले लिए गए, जैसे देश की स्थायी सेना को खत्म करके आम नागरिकों की मिलिशिया बनाई गई, शिक्षा को धर्म से पूरी तरह अलग कर दिया गया और लड़के लड़कियों को बराबरी का हक दिया गया। कामकाजी महिलाओं के लिए चाइल्ड केयर सेंटर खोले गए, और सबसे बड़ी बात, एक मजदूर और एक सरकारी अफसर की तनख्वाह बराबर कर दी गई। यानी सत्ता सच में लोगों के हाथों में देने की एक जबरदस्त कोशिश हुई थी। अब एक बहुत जरूरी बात, अक्सर लोग समाजवाद और साम्यवाद यानी सोशलिज्म और कम्युनिज्म को लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि दोनों एक ही चीज हैं। तो चलिए अब इन दोनों के बीच का फर्क साफ साफ समझते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा फर्क है निजी संपत्ति का। समाजवाद में आपका अपना घर या कार हो सकती है, लेकिन कम्युनिज्म में सब कुछ समाज का होता है, कुछ भी निजी नहीं। दूसरा, समाजवाद में एक मजबूत सरकार होती है जो अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती है, जबकि कम्युनिज्म का आखिरी लक्ष्य तो सरकार को ही खत्म कर देना है। और हाँ, समाजवाद में बाजार का कुछ हिस्सा बना रह सकता है और सैलरी में काम के हिसाब से थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन कम्युनिज्म का लक्ष्य है पूरी तरह से समानता लाना। सीधी सी बात है, समाजवाद मौजूदा सिस्टम में सुधार चाहता है, जबकि साम्यवाद उसे पूरी तरह से बदलना चाहता है। इसी फर्क की वजह से दुनिया के कई देशों ने एक बीच का रास्ता चुना, और इसका शायद सबसे बड़ा उदाहरण हमारा अपना देश भारत है, जिसने समाजवाद को लोकतंत्र के साथ मिलाकर एक बिल्कुल अनोखा मॉडल तैयार किया। सोचिए, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो देश के सामने भयंकर गरीबी और सामाजिक असमानता की चुनौती थी। ऐसे में देश को एक ऐसे मॉडल की जरूरत थी जो सिर्फ कुछ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि हर एक नागरिक के लिए काम करे। और इसी सोच के साथ भारत ने कई समाजवादी कदम उठाए। पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गईं, जिनमें सरकार ने स्टील और ऊर्जा जैसे बड़े उद्योगों को अपने हाथ में लिया। गरीबी हटाओ के नारे के साथ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ताकि पैसा आम लोगों तक भी पहुंचे। और अमूल जैसे सहकारी आंदोलनों ने यह दिखा दिया कि जब छोटे छोटे लोग मिलकर काम करते हैं तो वो कितनी बड़ी ताकत बन सकते हैं। और फिर साल 1976 में समाजवादी शब्द को बाकायदा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। यह सिर्फ एक शब्द का बदलाव नहीं था, बल्कि यह देश की विचारधारा का एक बहुत साफ ऐलान था। लेकिन एक बात और, समाजवाद कोई एक पत्थर की लकीर नहीं है। ये विचार दुनिया में जहां भी गया, लोगों ने इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाला। चलिए इसके कुछ मुख्य रूपों को देखते हैं। मोटे तौर पर देखें तो समाजवाद के 3 मुख्य मॉडल दुनिया भर में देखने को मिलते हैं: लोकतांत्रिक, बाजार और क्रांतिकारी समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद तो वही है जो हमने भारत के मामले में देखा,
जहां चुनाव के जरिए एक सरकार चुनी जाती है जो सामाजिक कल्याण के लिए काम करती है। वहीं बाजार समाजवाद एक बहुत दिलचस्प मिक्स है। यूगोस्लाविया का एक अच्छा उदाहरण था। वहां फैक्ट्रियों का कंट्रोल मजदूरों के हाथ में था, लेकिन वो अपना बनाया हुआ सामान बाजार में बेच भी सकते थे। यानी एक में लोकतंत्र के रास्ते समाजवाद आता है, तो दूसरे में वो बाजार के साथ मिलकर काम करता है। और फिर आता है तीसरा मॉडल, क्रांतिकारी समाजवाद। ये विचारधारा मानती है कि पूंजीवादी सिस्टम को शांतिपूर्ण सुधारों से नहीं बदला जा सकता। इसके लिए एक जबरदस्त क्रांति की जरूरत है जो पूरे सिस्टम को ही जड़ से उखाड़ फेंके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रूस की 1917 की बोल्शेविक क्रांति। इसका लक्ष्य था मजदूरों और किसानों की सरकार बनाना, लेकिन इसकी आलोचना इस बात के लिए भी होती है कि अक्सर ये रास्ता हिंसा और तानाशाही की तरफ ले जाता है, जैसा कि बाद में सोवियत संघ में देखा भी गया। तो समाजवाद सिर्फ एक थियरी नहीं है, बल्कि ये पूंजीवाद के जवाब में पैदा हुआ एक ऐसा आइडिया है जिसने दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। इसका सीधा साधा लक्ष्य एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां निजी मुनाफे की जगह सरकार या कानून सामाजिक जिम्मेदारी ले, ताकि देश के संसाधनों का बंटवारा सबकी क्षमता और योगदान के हिसाब से हो सके। और ये विचार आज भी जिंदा है। भले ही दुनिया में शुद्ध कम्युनिस्ट देश गिने चुने ही हों, लेकिन समाजवाद के विचारों ने दुनिया भर की सरकारों की नीतियों पर बहुत गहरा असर डाला है। आज हम अपने आसपास जो सरकारी कल्याण योजनाएं देखते हैं, सरकारी स्कूल और अस्पताल देखते हैं, और गरीबी कम करने की नीतियां देखते हैं, इन सब पर समाजवाद की गहरी छाप है। सच तो यह है कि इसकी सबसे बड़ी विरासत यही है कि इसने दुनिया की हर सरकार को सामाजिक कल्याण की जिम्मेदारी लेने पर मजबूर किया है। तो सवाल यहीं आकर रुकता है, क्या समाजवाद बराबरी की ओर ले जाने वाला एक प्रैक्टिकल रास्ता है, या फिर ये एक ऐसा सुंदर सपना है जो असलियत में कभी काम नहीं कर सकता? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको अपने अपने नजरिए से खोजना होगा।